Hello, people. Welcome to my channel. This is about me in brief. You can pause the video to see the details. और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो पेपर अभी हुआ है 10th को वो काफ़ी अच्छा गया है। और जिसका अच्छा नहीं हुआ है, एक्चुअली में अच्छा तो अपने हिसाब से कुछ नहीं होता। और जो हम सोचते हैं कि हम एज पे है नहीं है, वो वेल डिफाइंड एज कुछ नहीं है ऐसे। ठीक है, तो लगभग सबका ही अच्छा गया जिसने जैसी प्रिपरेशन की थी। और किसी किसी का अगर बेकार भी गया है तो अपने को जो है होप लूज़ नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज़ ये इक्वेशन ऐसी है, अगर सारे वेरिएबल आपके साथ हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सेल थ्रू कर जाओगे चीज़ों को। और अगर आपको एक स्यूडो रहता रहेगा कि भाई नहीं हो रहा है चीज़ों का, और लेकिन फिर भी क्या पता आखिर में ना हो, तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम है। तो अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ में दूर करो इस चीज़ से। और थोड़ा ब्रेक लेके, एक दो दिन का वैसे भी ब्रेक हो चुका है, मेंस के लिए जुट जाओ। और ये जो वीडियो पर्टिकुलरली है, ये उन लोगों के लिए काम आ सकती है जो अगले अटैम्प्ट में यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं, और कैसे अप्रोच करना है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को रियल टाइम सिचुएशंस में, तो वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। ये मैंने यूपीएससी की साइट से क्वेश्चन पेपर लिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं इस वीडियो में कितने हो पाएंगे, उस हिसाब से मैं कर लूँगा। कैसे हमको अप्रोच करना है वो देखना था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, पैटर्न अपना फोर्ड वाला है। तो वैसे पैटर्न में इसमें फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बट ये पैटर्न की ब्यूटी ये है कि अगर आपको एक भी एलिमिनेट इसमें आपने कर दिया तो आंसर आ जाएगा। इस बार ये पैटर्न काफ़ी आए हैं, और प्लस में फिर दूसरे वाले भी आए हैं अपने। ठीक है, और जैसे फिफ्थ पैटर्न और वो सब चीज़ें। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, ना कि ये आंसर आएगा आपकी नॉलेज के हिसाब से कुछ और आ रहा है, या आप एलिमिनेशन जो किट अब यूज़ करके, या जो भी चीज़ आपको यूज़ करके अगर कुछ अलग एलिमिनेट हो रहा है नॉलेज से, तो आप सीधे आंसर पे पहुँच जाओगे। अगर बिल्कुल ही फंस चुके हैं किसी दो ऑप्शंस के बीच में, तब आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, ये आरबीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना क्या है कि ऑप्शंस को पढ़ेंगे, मतलब ये देखा कि इसको लाना है तो 3 को एलिमिनेट करना है। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। ठीक है, आरबीआई एक्ट से ड्रॉज करता है, बिकॉज गवर्नर उसके अंडर ही बात करता है, तो पावर तो होगी ना उसके एक्ट के थ्रू होगी। तो ये हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो अभी हमारा वो नहीं चल रहा कि भाई थ्री थ्री आंसर का पार्ट बनेगा। तो ये इन तीनों में से होगा, एक एलिमिनेट करना है अपने को। ठीक है, फिर द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है, ठीक है, और कौन करेगा एम्प्लॉय, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, या फिर प्रेसिडेंट होता है। तीन चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो उसके अंदर ये हो सकता है। ठीक है, अभी इसको रखेंगे। अब इसको आपको बिल्कुल जो एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा इंडिकेट हो जाएगा ना कौन सा गलत है, उसको हटाना। फिर सेकंड पढ़ेंगे, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सर्टेन प्रोविजन का देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू इंस्ट्रक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये जब चीज़ें, ये थोड़ा सा वो लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मतलब आरबीआई को वो देना, बिकॉज आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं होगा, ये एक्ट के थ्रू मेंशन होगा। वैसे वैसे भी थर्ड में एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं होगा, तो सेकंड को आप एलिमिनेट सबसे पहले करोगे। ठीक है, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है कि कैसे आपको पेपर के अंदर जानना है। तो सेकंड को एलिमिनेट करते ही आपका ए आंसर आ जाए, सॉरी, सेकंड को एलिमिनेट करते ही आपका बी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स, एक तो कैजुअल वर्कर की टर्म है, एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग। अब ये वाला सेम पैटर्न है, इसमें भी एक को एलिमिनेट करना है अपने को। हम लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पैटर्न ज़्यादातर ये आता था प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन उसके लिए हमको 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैजुअल वर्कर है तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड, ऑल आ गया तो एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। यार इसके अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ 10 से ऊपर होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ था, या एक कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी होगी उससे ऊपर कुछ होगा। तो ये ऑल थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि एलिमिनेट हो सकता है। अगर ये एलिमिनेट होता है तो सीधा आंसर बी आ जाएगा। बाकी चीज़ें देखते हैं। ऑल ऑल इसमें भी आ गया। कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर द रेगुलर वर्कर वर्किंग आवर्स। अब ये बताओ आपको,
आपको इन दोनों में से मान लो एक एलिमिनेट ही करना है, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर चूज़ करोगे? आप सेकंड को चूज़ करोगे ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये नहीं करोगे कि किसकी क्या सैलरी है क्या नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक ह्यूमन वो है, मतलब नेचुरल राइट्स टाइप चीज़। और ये जो चीज़ है ये है कि भाई आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें आप क्या पता कोई लिमिट डाल दो कि इतने वर्कर से ऊपर करना है, बिकॉज आपको एक कॉर्पोरेट का भी देखना है चीज़ें। तो फर्स्ट को अगर एलिमिनेट करना है तो मुझे सेकंड को ही बेटर है एलिमिनेट करना फर्स्ट से, तो ठीक है बात यहाँ तक। उसके बाद क्या आता है, द गवर्नमेंट कैन बाय a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। हाँ, तो ये शैल है ना, कैन आ रहा है कि कर सकती है वाला काम। इसमें आप इसको एलिमिनेट, वैसे भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप दो को एलिमिनेट कर पाओ, एक को ही करना है। अगर एलिमिनेशन पे जा रहे हो तो बेस्ट बेस्ट एलिमिनेशन इसी को करेंगे, या फिर ऑल लगाएंगे आप, या तो ऑल लगाओगे या इसी को एलिमिनेट करोगे। तो पेपर के अंदर मैं क्या करता है इस चीज़ को, मैं करता है इसको फर्स्ट को एलिमिनेट, तो आंसर आता अपना बी। ओके, फिर थर्ड पे चलते हैं। जो थर्ड है उसके अंदर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। सी डी एस 2021 में भी, ई पी एफ ओ में भी शायद कहीं पे भी रिसेशन का चल रहा था, तो इसके क्वेश्चन आ रहे, तो ये हम देख रहे थे कि भाई इसका आ सकते हैं 2021 में। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि इस बार अवार्ड्स वगैरह से आ सकते हैं, यू कैन चेक देयर। तो मैंने कई बार 2 रिमाइंडर डाले थे कि भाई अवार्ड्स वगैरह देख लेना, आ सकते हैं आ सकते हैं, ठीक है, तो उसको आपको देखना था। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखना है। तो आप एक देखोगे कि भाई इकोनॉमिक रिसेशन में स्टेप्स कौन से कर सकते हैं, कट इन द रेट accompanied by increase in इंटरेस्ट रेट। अब टैक्स रेट को आप कट कर रहे हो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो, ये इकोनॉमिक रिसेशन में हेल्प करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो क्या होगा कि भाई और भी ज़्यादा रिसेशन हो जाएगा। सेकंड जो है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये हम बार बार सुनते हैं। जब भी वो एक्सपेंडिचर करते हैं ना, तो उसके बाद ये मतलब ये इजी में आता है, बी आंसर होगा इसका, इसमें कुछ वो नहीं है। अगर जब भी आप कुछ एक पढ़ोगे ना इकोनॉमिक सेशन का जो स्टेप्स लेते हैं, सबसे पहले आप यही पढ़ते हो कि आपको इकोनॉमिक जो आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, अगर रिसेशन से करना है तो आपको एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना था, सॉल्यूशन मतलब क्या आंसर है इसका वो देंगे, और बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, उसको भी दे देंगे बाद में कभी। लेकिन ये आप जब भी पढ़ते हो ये बेसिक है, तो ये ईजी वाले क्वेश्चन में है। ये वाला क्वेश्चन मीडियम था, ये वाला क्वेश्चन मीडियम था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि ऑप्शन अरेंजमेंट देखो, इसमें सबसे मिनिमाइज ऑप्शन कौन सा है, ये है, तो इसको लाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 1 और 4 को लाना है, 2 और 3 को गलत करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ़। अब अपने को प्राइस, अब प्राइस ऑफ इट सब्सिट्यूट इंक्रीज, ठीक है ये बात। जब सब्सिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होता है तो फिर जो मतलब जो मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज हो जाता है ना, ऑब्वियसली बात है। अगर आपका सब्सिट्यूट है, जैसे कॉफ़ी है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो टी का प्राइस, जो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। वन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हटेगा, आंसर नहीं होगा ये, ठीक है। फिर अब अभी अभी भी हम मिनिमाइजेशन पे चल रहा है। फिर उसके बाद प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो अगर इंक्रीज़ हो गया तो इसकी डिमांड वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज़। अगर कॉम्प्लीमेंट के इंक्रीज़ होने पे नहीं होती। जब सेकंड आप इसको देखोगे ना, तो कॉम्प्लीमेंट के इंक्रीज़ होने पे मार्केट डिमांड नहीं होती है। बट फिर भी अगर आप और भी देखोगे, अगर इसको आप नहीं जान पा रहे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे होती है, फिर भी आप इसको इग्नोर करो अभी, ठीक है। फिर आप जाते हो थर्ड स्टेटमेंट, द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। अगर ये गुड जो है जिसकी डिमांड की बात करें वो इन्फीरियर है, और अगर इनकम बढ़ जाती है, तो यार इंफीरियर गुड की डिमांड थोड़ा ना बढ़ेगी, सुपीरियर गुड की बनेगी। तो थर्ड तो सबसे पहले हटाओगे, थर्ड हटते आपका आंसर आ गया, थर्ड हटा, थर्ड हटा, थर्ड हटा, और मिनिमाइजेशन, ठीक है। ऐसे आपको वीक पॉइंट देखने क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गया ना। फिफ्थ क्वेश्चन फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, उसके बाद हमको ये देखना है, अरेंजमेंट देखनी है अपने को, ठीक है। इसमें क्या है, अपने का ज़्यादातर कौन सा आता था, ये वाला आता था इसमें, तो सेकंड को वो करने की कोशिश करनी है।
तो विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंड्स, ये कोऑपरेटिव बैंड फिर से आ गया, पिछली बार डिस्ट्रिक्ट का आया था और अर्बन वाला बात तो लगभग सेम सी रहती है उसकी। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड एंड सेटअप बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, लोकल बोर्ड, ये पढ़ने में ही अलग लग रहा है। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है, देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने पे ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्शन है वही गलत दे रखा है इसमें, तो सीधा आपका आंसर ही आ गया बी। अगर ये नॉलेज से है, अगर आपको नॉलेज नहीं है फिर कैसे करना है, फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। बिकॉज इसमें क्या है कि अगर आप पैटर्न को देखोगे तो ये आना चाहिए, बट आएगा आंसर ये वाला, क्योंकि आपने इसको नॉलेज से हटा दिया ना पढ़ते ही। अब देखो, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो कैन है, बैंक है ना, बैंक्स है, कर सकता है। दे आर बोट अंडर, देखो ये फैक्ट लिखा हुआ है, अब ये जरूरी, अब ये लोगों ने क्या किया, इसको फैक्ट को हटा के कोशिश की है, सीधा आंसर वन ओनली लगाएंगे। बट अगर मान लो तुम फैक्ट को हटाने की कोशिश करते हो और वन ओनली को लगाते हो, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हटा रहे हो आप। और ये तो कर सकते हैं ना बैंक्स नॉर्मली, और ये भी कर सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक करते हैं, बट ये भी कर सकते हैं। तो ये लॉजिकली अगर आप जाओ तभी जा सकते हो, और थोड़ा नॉलेज लगाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये आप टफ में लगा दो या मीडियम में लगा लो इसको, या टफ, मीडियम टू टफ। बिकॉज आप इसमें ऐसे, कोई लोग ऐसे को फैक्ट को हटा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा फैक्ट गलत नहीं होता ना, वो आपका होता है कि भाई कुछ मतलब अगर आपको नहीं पता फिर आप गलत मारोगे इसमें, तो ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन से गलत हो रहा है तो कुछ और पॉजिटिव भी होंगे, कोई घबराने की बात नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद इसका आंसर था बी। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से क्या है, इन दोनों में से लाना है। पैटर्न जो था अपना क्या है कि इन दोनों में से आंसर आना है, तो अपने को क्या है, वन को डिलीट करना है या फिर वन को डिलीट करने की कोशिश करनी है, तो इसमें रहेंगे। और फिर अगर टू आ गया आंसर तो वो और लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है अपने को। सिक्स क्वेश्चन में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड यील्ड्स जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है। पहला है एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरल रिजर्व। अगर यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व कुछ करता है, जैसे मान लो वहाँ की उसने कुछ इंक्रीज डिक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ का, तो वो इंडिया पे इफेक्ट करेगा, वो पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, आप इसको एलिमिनेट नहीं करोगे तो आप मिनिमाइजेशन के बाहर आ चुके हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेटमेंट, अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड तो अगर यहाँ से बाहर ही आ गए हो तो इसका मतलब इसमें है, तो थर्ड को देखोगे, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अगर आपका इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच, हाँ तो इन्फ्लेशन से होता ही है ना। अगर इन्फ्लेशन है तब बॉन्ड यील्ड हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जितना चल रहा है वो बॉन्ड यील्ड को वो करेगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करना है इसको, तो थ्री भी होगा, तो इसका आंसर डी आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ऐसे टू को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि टू आ ही गया था आंसर का पार्ट। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो है एफडीआई पे। देखो मैंने बताया था पिछले अपनी उसमें, एफडीआई हमेशा एक क्वेश्चन बनेगा, बीओपी भी लगभग बनते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एफडीआई आ गया क्वेश्चन, बट अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में से अगर मिनिमाइज देखो तो ये है, तो इसको लाने की कोशिश करेंगे, किसी एंगल से ला सकते हैं तो ओके। फिर आप पढ़ते हो इसको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूड इन एफडीआई। एफडीआई में कौन कौन सा कैन भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। फिर पहला देखा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, एक ये दे दिया विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। तो इसमें सबसे पहले जो वीकेस्ट, अगर देखो इसका तो नॉलेज तो चाहिए आपको, एफडीआई अगर पढ़ रहे हो, हर बार आ रहा है क्वेश्चन, तो एफडीआई की नॉलेज चाहिए, तो आप सबसे पहले फोर को हटाओगे अपनी नॉलेज से, तो फोर हटेगा इसमें, क्योंकि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट जो है वो आपके एफडीआई में नहीं आते हैं। तो फोर हटा तो इन दोनों में से आ गया, मिनिमाइज में अभी भी चल रहा है। अब आपको करना है कि इन दोनों में से कोई भी एक हटा दो तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें लिखा है एफआईआई विद सर्टेन कंडीशंस। सी, अगर आप इसको बिल्कुल उससे जाएंगे ना, बिल्कुल लॉजिक से जाएंगे, या ऐसा है कि बिल्कुल डेफिनेशन से जाएंगे, तो एफआईआई जो है ना वो अलग चीज़ होती है एफडीआई से। लेकिन इसमें ना एक चीज़ इन्होंने यूपीएससी ने कर दी, विद सर्टेन कंडीशंस। तो वो नॉलेज से क्या होता है, कुछ 10% ऑफ द स्टेक से नीचे होते हैं एफआईआई बोलते हैं, ऊपर होते हैं तो एफडीआई में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम इन्वेस्टमेंट्स भी लिखी है इसने। अगर ये बोलता है ना फॉरेन, मतलब
अब इसमें क्या है कि कंडीशन तो है ही ना 10 से ऊपर। ये इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जो अभी कमेटी वमिटी बनते हैं तो इसमें बोला गया, करंट अफेयर में भी था पहले, अभी नहीं पहले था शायद। तो नॉलेज से ही आप इसको 1 2 3 करके आओगे, बट इसका आंसर 3 ओनली भी दे सकते हैं यूपीएससी, बिकॉज FII अलग होते हैं, तो इसमें लोग कंफ्यूज हैं। मैं इसको ए लगा के आता, बट इसका आंसर 3 होने के चांसेस भी हैं, तो इसको देखेंगे यूपीएससी क्या देगी। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी। अब इसमें क्या है, इसमें से किसको आंसर लाना था अपने को, 1 ओनली और 3 ओनली में से लाना था, क्योंकि अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग यही चलता होता है। अब 1 ओनली 3 ओनली में से लाएंगे हम, तो देखो पहले से ही पता चल जाता है कि इनमें से लानी है चीज़, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ना चीज़। अब देखो कहाँ कहाँ पे हेल्प कर देगी। बहुत सारे ये वाले पैटर्न भी आए हैं, बहुत सारे वो वाले भी आए 1 2 वाले 1 2 3। उसमें क्या है कि एक क्यों हटाना है या फिर ए लगाने की कोशिश करनी है, ऐसा होता है उसमें। अब नॉलेज तो सुप्रीम है ही ना, आपको नॉलेज भी करना है ना, कॉमन सेंस भी लगाना है। अब ऐसे एकदम से ब्लाइंडली हर चीज़ में नहीं चलना। अब देखो मेरे को कैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो कैसे करना है। अब द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी इज़ दैट, मतलब इफ द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन की बात करिए ऑफ अ करेंसी इज़ दैट इट नेसेसरीली, ठीक है। अब फर्स्ट पढ़ेंगे, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। क्या डिवेल्युएशन जो है एक्सपोर्ट को वो करता है, अगर आपका रुपी का वो करता है डिक्रीज हो जाता है तो एक्सपोर्ट वो बढ़ जाते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। जैसे जापान जो है वो अपनी उसकी करेंसी डीवैल्यूड नहीं बोलेंगे उसको, वो नीचे, हाँ डीवैल्यू करके रखता है, वो रुपी से भी नीचे है, लेकिन वो एक्सपोर्ट लेड कंट्री है, इसलिए वहाँ पे ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए होती है वो चीज़, ठीक है। चाइना कभी कभी अपना डिवेल्युएशन कर देता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट लेड कंट्री है। इंडिया का अपने आप ही हो जाता है, इंडिया को वो बेनिफिट नहीं करती क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट तो सस्ते हो जाएंगे बट इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट आंसर का पार्ट बनेगा, अभी हम मिनिमाइजेशन पे है, तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, तो इन दोनों में से है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब फॉरेन वैल्यू इंक्रीज कैसे, ये तो अपोजिट हो गया ना। डिवेल्युएशन का मतलब क्या है, इसके अपोजिट, तो टू को आप सीधा एलिमिनेट करोगे, टू हो गया, वन आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन में था ये, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, with reference to which one of the following effects of creation of black money, ये black money पे क्वेश्चन आया, ठीक है। इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज टू वरी। ब्लैक मनी क्या होता है भाई, जिसके ऊपर टैक्स वैक्स नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें। तो उसका आंसर बताओ क्या होगा। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये गलत है। फिर उसके बाद ऑप्शन है थोड़ी, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स ज्वेलरीज एंड ग्रे। ये देखो चीज़ें ये इन्होंने दी हुई है कि जहाँ पे आप सुनते हो ब्लैक मनी, इसलिए ये बना बना के दे रखे हैं। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भी देखो ऐसी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आप ब्लैक मनी का वो करते हैं। अब इसमें क्या बोला है, जो मतलब बोलेंगे इफेक्ट क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी ऑन इंडिया हैज़ बीन मेन कोज टू वरी। मेन कोज क्या है, ये चीज़ें तो ब्लैक मनी का हो रहा है, कोज क्या है, लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स रिवेन्यू, यही तो कोज है। ये चीज़ें तो आपकी ब्लैक मनी आप करवाते हो चीज़ों में, ऐसे होती है, लेकिन ये कोज है, तो आपको सिर्फ ये पूछना था, तो ईजी क्वेश्चन। उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। अब ये भी इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ गया कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होगा, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, PYQ में आ रखा है, आप चेक कर लेना वहाँ पे जाके। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस। कभी भी आप ये करोगे तो होता है, तो ईजी क्वेश्चन, पहले भी आ रखा है। इस बार UPSC ने प्रीवियस से काफ़ी चीज़ें डाली हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने देखी है साथ साथ, वो बताता रहूँगा कि कौन से प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मनी मल्टीप्लाई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। इधर इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर मनी मल्टीप्लायर अगर पढ़ते हो तो आप कैसे इंक्रीज़ करेगा वो, ठीक है। इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशो ऑफ द इन द बैंक, CRR बढ़ने से। सेकंड, इंक्रीज इन द सैचुरेशन SLR बढ़ने से। जो CRR बढ़ने से इफेक्ट होता है वो SLR बढ़ने से होता है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो पहला हटा दूसरा हटा। फिर इंक्रीज इन बैंक हैबिट ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन कंट्री बढ़ रही है और बैंक हैबिट बढ़ रही है, इसका कोई मतलब नहीं है पॉपुलेशन बढ़ने से मनी मल्टीप्लाई बढ़ने का, लेकिन बैंक हैबिट बढ़ने से है, क्योंकि बैंक हैबिट बढ़ेगी तो फिर उसको, फिर वो जितने ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि भाई आप कितना उसमें बैंक से लेके फिर आगे कितना मल्टीप्लाई होता है वो, तो सी आंसर है। समझ रहे हो इस क्वेश्चन में कैसे आना है कि भाई अगर आपको बेसिक क्लियर है तो CRR और SLR का ज़्यादातर इफेक्ट एक जैसा रहता है इंक्रीज और डिक्रीज करने से, तो दो आंसर हो नहीं सकते। उसके बाद पॉपुलेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई तो ना बढ़ेगा, वो तो बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। सी आ गया इजी क्वेश्चन में। फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन ये दे रखे हैं, मिनिमाइज कौन सा है, ये दोनों मिनिमाइज, इनमें से आंसर लाने की कोशिश। क्या अपना आंसर इन दोनों में से आएगा, देखते हैं। जो अपने को 1 to 4 लाना है तो 3 को गलत करना है। फिर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन लिखा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड को देखेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, कुछ नहीं पता इसका भी, फॉर एग्जाम्पल नहीं पता। फिर उसके बाद फर्स्ट थर्ड को अगर नहीं करेंगे अभी तो देखेंगे, फिर उसके बाद 4 इसमें भी है, और फिफ्थ को देखेंगे, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अरे अगर आप, डिमांड पुल है ना, डिमांड पुल एक होता है, डिमांड पुल एक होता है जो सप्लाई साइड का होता है, ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है। तो जो डिमांड साइड है वो उस पर नहीं होएगा राइजिंग इंटरेस्ट रेट का। ये तो आप वैसी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, प्राइस बढ़ा रहे हो ये चीज़ का, तो 5 हटाएंगे सबसे पहले। तो आपको ये वीक पॉइंट देखना था, आंसर आ गया सीधा, और मिनिमाइज में से आया। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कंसिडर, ये है रिटेल इन्वेस्टर वगैरह पे है, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट वगैरह पे। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर किस में लाने की कोशिश करेंगे भाई, हम लाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आए, ये जो ये होता है ना, इनमें से 1 ओनली और 3 ओनली में से लाए, बिकॉज कुछ ट्वीक होगी 2 पे, 2 के अंदर कुछ ट्वीक नज़र आएगी तो देखेंगे, या 3 में कुछ ट्वीक होएगी। ठीक है, आपको बस वो ट्वीक ढूंढनी है, पढ़ा तो आपने सब कुछ होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट can invest in treasury, can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market। ठीक है, ये करंट में था, ये आपकी नॉलेज से ठीक लग रहा है, बट अभी चलो ठीक है, आप लेमन की तरह चल रहे हो, कुछ सबसे मिनिमम कौन सा हटाओगे आप इसमें से। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो देखो, द सेंट्रल डिपॉजिट, जो CDSL है, जॉइंटली प्रोमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नहीं है। CDSL जो डिपॉजिटरी सर्विस है वो इनके जॉइंटली नहीं होती है, जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, तो ये अब वैसे भी अब जब ये देते हैं, आपको पता है कि जब भी ये सब चीज़ें देते हैं कि इससे इसके अंडर है या इसके अंदर, वो ज़्यादा गलत करते हैं। तो 3 को आप एलिमिनेट करोगे, तो 3 को एलिमिनेट किया, इन दोनों में से आंसर आएगा। अब आपको देखना है 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मशीन मैचिंग इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द RBI। अब यहाँ पे भी ट्वीक कर सकता था वैसे RBI की जगह, तो यहाँ पे आपका वो, आपको नॉलेज चाहिए थोड़ा सा कि भाई ये करता है या नहीं करता। डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग करके है, डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, तो जैसे आपको नहीं कहते OMO करते हो, ऑफ्ट OMO करके चीज़ें करते हो, वो भी RBI से रिलेटेड है। तो यहाँ ऑर्डर समथिंग है और मैचिंग करके आप यार इसको ना कर सकते हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसका आंसर 1 और 2 आएगा। ठीक है, ये आंसर इसका है और ये इसका है, बाय नॉलेज ही कर पाओगे इसको भी, ये भी टफ में लगा लो। ठीक है, उसके बाद 14th, क्रेडिट, वाटर क्रेडिट दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको ये दे दिया। अब इसमें आना चाहिए ये, इसमें से पैटर्न के अकॉर्डिंग अब देखेंगे आएगा ही नहीं आएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर क्रेडिट, वाटर प्लस क्रेडिट, क्रेडिट, और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिला, माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट से रिलेटेड है, हाँ। वाटर से रिलेटेड क्या है, वाटर सैनिटेशन, तो ये गलत, आप इसको एलिमिनेट नहीं करोगे। ठीक है, सेकंड, अब देखो इस वाले स्टेटमेंट में या तो आपका एक एलिमिनेट हो जाए या फिर ऑल आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है ना, एक एलिमिनेट करो। ये 3 ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एक एलिमिनेट करो, और ये ऑल क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। इसलिए इस बार के जितने भी ये वाले पैटर्न आए हैं, इसमें आपको एक ही एलिमिनेट करना है सीधा आंसर लाने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट तो मैं एलिमिनेट अभी कर नहीं पाया। सेकंड, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर एजिज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। दो ऑर्गेनाइजेशन दे दी, ट्वीक हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इट एम्स टू अनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स थ्रू डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज़। अब सुनो, ये जो चीज़ है ना, अब देखो इसने बोला वाटर क्रेडिट, क्रेडिट है, वाटर है, तो फर्स्ट तो मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड लग रही है। अब ये माइक्रो फाइनेंस हमेशा पुअर पीपल से रिलेटेड होता है, तो ये दोनों से हम टर्म्स जो है आपस में साथ साथ जा रही हैं। मीट देयर वाटर भी नीड्स आ गया, वाटर भी नीड्स है और वाटर क्रेडिट है, तो ये दोनों साथ साथ जा रही है, तो ये आंसर का पार्ट बनेगी, तो आंसर इन दोनों में से ही आएगा। आप सेकंड को एलिमिनेट कर दोगे तो C आएगा, और अगर नहीं कर पाओगे तो D आएगा। पेपर में आपको वही करना है, आपने देखा है जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं तो उसमें से एक को ट्वीक कर देते हैं, तो अब इसमें से एक को ट्वीक किया गया, तो आंसर क्या आएगा, C। फिर उसके बाद,
इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शनिंग एज, अब इसमें से कौन सा लाएंगे आप, इन दोनों में से लाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से लाएंगे तो फिर उसके बाद आप देखते रहोगे कितनों में से इन दोनों में से भी आता है, ज़्यादातर में से आएगा ही है, और या फिर वो आंसर का पार्ट बनते हैं जब हम देखते हैं उस चीज़ को। तो इन इंडिया द सेंट्रल लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट लिखा, ठीक है। तो लेंडिंग टू द टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो, ये सी, ये है बेसिक से क्वेश्चन, बहुत बेसिक से क्वेश्चन। लगभग ये सीडीएस में भी कई बार पूछ लिया, सीएपीएफ में कई बार पूछ लिया, बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या है। ये आरबीआई का बेसिक फंक्शन है और इट इज़ अ बैंकिंग फंक्शन, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इंडस्ट्री से रिलेटेड कर रहे हो, ये इसमें बैंकर्स टू द बैंक करके है, उसके अंडर चीज़ हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। आरबीआई की वेबसाइट पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही होगा। तो इसमें सीधा क्या है कि ये नहीं है इसका। फिर उसके बाद आप अभी भी चल रहे हो इस पे और इस पे चल रहे हो, ठीक है, फर्स्ट नहीं है। फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स टेम्पररी कैसे, ये है, ये आंसर यही है, इसको बोलते हैं। तो टू तो आंसर का पार्ट है, तो टू है तो इन दोनों में से है, ठीक है, टू है तो इन दोनों में से है। फिर उसके बाद क्या है कि अपना क्या है, 2 और 3। अब इसके बाद क्या है 3, द लैंडिंग टू द गवर्नमेंट्स फाइनेंस बजटिंग, ये गलत है। गवर्नमेंट को बजटिंग करेंगे तो हम इसको इसके अंदर लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ बैंक के लिए बोलते हैं, तो 3 हटेगा। तो आंसर अपना उसमें पैटर्न में ही चल रहा है, तो बी आएगा आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस किससे रिलेटेड है, ये ऑप्शन पढ़ेंगे। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस अगर आपको पता है तभी आप इसका बता सकते हैं। बाकी आप ये देखो कि इसमें से आप ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तभी कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये आप पढ़ते हो इसको, करंट अफेयर में आपने पढ़ा ही है, इसका आंसर ए की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब इसको जिस देखो करंट में यही रहता है। अब इसमें से आप देखो चारों चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसा भी नहीं है कुछ अलग चीज़ हो। अगर आपने इसको एनवायरनमेंट से इंडिकेट करके पढ़ा हो तो एग्जैक्टली चीज़ें है कि भाई ये R2 कोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग। अब कॉपर स्मेल्टिंग है, ये ऑप्शन अरेंजमेंट है, या तो आपको एक को एलिमिनेट करना है वरना ऑल आंसर आएगा। अब कॉपर स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग क्या प्रोसेस होता है जिसमें हीट होती है, ओर्स होती है, ठीक है, और इसके अंदर आप रॉ मटेरियल डालते हो, 3 चीज़ें तो होती हैं, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, थ्रू ऑक्सीजन वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अब पहला ऑप्शन है दे मे आया, आपको पता है ना कि जब ये मे और कैन आता है तो आपको रिवर्स हाइपोथेसिस से भी सोचना है अगर इसको गलत प्रूव करना है तो। दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड, अब इसको कैसे सोचो, अगर इसको अगर नहीं मानना आंसर को तो कैसे करोगे, दे डू नॉट रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। सी, अब स्मेल्टिंग है ना, अब इसने बोला मे स्मेल्टिंग, अब पता है क्या होता है, अपने जो पावर प्लांट और ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ स्मेल्टिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं, अब इसके अंदर ये चीज़ें प्रोसेस चल रही है। जब भी माल फंक्शनिंग हो जाए, अगर आप ऑक्सीजन की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दो, ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट में से, तो उसमें जो अगर मान लो कार्बन है, और कार्बन हमारा पता है कि CO निकलती है इसमें से, जब ये कॉपर स्मेल्टिंग का जब बाहर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, CO2 भी निकलती है, ठीक है। तो जब भी एक ऑक्सीजन की क्वांटिटी जाएगी, सबसे पहले जो कार्बन है वो ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा, कम कम अगर ऑक्सीजन है तो उससे रिएक्ट करके वो CO बनाएगा सबसे पहले, और ये लीथल हो सकती है। और एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरे अर्थ पर एनवायरनमेंट रिलीज़ करेगा, एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जस्ट उससे रिलीज़ होएगी, और लीथल क्वांटिटी में होगी कि जो आसपास के लोग होंगे वो उसमें वो हो जाएंगे। और CO तो ऐसी चीज़ है, अगर आप अंगीठी जो होती है ना, जो बर्नर्स होते हैं, कोल बर्नर्स, अगर आप उसको रूम पे भी रखोगे ना और ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पे भी लीथल अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। तो स्मेल्टिंग तो भाई बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो ये आंसर का पार्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद द कॉपर स्लैग कैन कोज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू, ये अब एक तो कैन आ गया, एक तो कैन आ गया, ऊपर से सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है। अगर इसको प्रूव करना है कि कैन नॉट रिलीज, ऐसा नहीं हो सकता। और ऊपर आप हर कल को पता है जो कॉपर की ओर है ना, उसके साथ सिल्वर वगैरह और भी हैवी मेटल्स मिल जाते हैं कभी। तो अगर आप ये ट्रेसिस में भी लीचिंग करता है तभी भी ये पार्ट बनेगा, तो सेकंड भी ठीक है। उसके बाद दे मे रिलीज, मे आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड, वैसे भी कॉपर के साथ सल्फर का काफ़ी अमाउंट में सल्फर भी मिलता है, ठीक है। तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, मे है तो ये भी रिलीज है, तो टी आंसर आएगा इसका।
फिर अगला है विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग। अब इस अरेंजमेंट में, ठीक है, इस अरेंजमेंट में इसको लाने की कोशिश करनी होती है, बट और भी चीज़ है कि भाई इसमें से कोई भी एक डिलीट हो जाए अपना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, वरना ऑयल लगा के आएंगे। इसमें से क्या डिलीट हो सकता है? विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, ठीक है, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल अपना जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। एक तो ऑयल है ना, फर्नेस ऑयल। अब मैं बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे पता है कि और ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट है, और ज़्यादातर ऑयल जो है और फर्नेस में यूज़ होने वाले ऑयल रिफाइनरी के प्रोडक्ट होते ही हैं। जो आगे बचे हुए तार कोल टाइप से चीज़ें बनते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं चीज़ों के, तो इट इज़ अ प्रोडक्ट। अभी इसको एलिमिनेट नहीं करोगे। सम इंडस्ट्री यूज़ इट टू जनरेट पावर, तो ये भी सही है, क्योंकि ऑयल है ना, फर्नेस, एक तो फर्नेस वर्ड क्या है, जहाँ से या तो आप एक आग दे के आग जलाओगे उससे, या फिर उस आग से आप पावर को कुछ यूटिलाइज करोगे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल बात ठीक है। आप इसको हटाओगे तो हो नहीं। उसके बाद क्या है, थर्ड, इट्स यूज कॉज सल्फर एमिशंस इन, ठीक है। सल्फर्स तो देखो, अगर जब भी ऑयल का कोई भी यूज़ कर रहे हो सल्फर तो एमिशन होता ही है। यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी सल्फर, तो डी आंसर आएगा इसका। ओके, साइंस का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज पे जा सकते हो। ब्लू कार्बन, वेरी इजी क्वेश्चन, जहाँ पे भी सी दिखेगा, एशन दिखेगा, वही आंसर है। दिखा आपको यहाँ सी, यही आंसर है। यहाँ सी है नहीं है, यहाँ सी है नहीं है, यहाँ सी है नहीं है, हटा सी, इजी क्वेश्चन। उसके बाद इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सोयल। सरफेस विदाउट सोयल बोला है, ठीक है। सबसे मिनिमाइज कौन सा, ये, और किसका, एनवायरनमेंट का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमाइज की तरफ जाएंगे डिलीट करते करते। अब आपको पता है थोड़ा बहुत यहाँ नॉलेज ये लगे कि भाई लाइकन जो है, लाइकन जो है, एंड मोसिस, मोसिस में भी सबको पता ना हो, लेकिन लाइकन जो है वो जब भी कोई बेयर रॉक सरफेस होता है, जैसे लेक बनी, अब लेक का यूट्रिफिक कुछ भी चीज़ चल रहा है, जब डाई करती है, या फिर कुछ और चीज़ है जो लाइफ की स्टार्टिंग होती है, किसी रॉक के ऊपर भी होती है, या अगर सोयल की फॉर्मेशन में बायोटिक फैक्टर जो होते हैं रॉक से तोड़ने में हेल्प करते हैं, वो लाइकन है। लाइकन रॉक के ऊपर उग जाती है, फिर उसके बाद मोसिस भी उगते हैं इसमें। तो दो पार्ट आंसर का बनेंगे बाय नॉलेज। लेकिन अगर आप देखो तो आप वैसे भी आप उस पर आ जाओगे, लाइकन आंसर का पार्ट बनेगा, तो इन दोनों में से ही आंसर है। अब आप इंक्लूड करोगे मोसिस को, अगर आप नहीं पता, या एक्सक्लूड करोगे, वो इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी फिलोसफी क्या है। अगर एनवायरनमेंट है तो मैक्सिमाइजेशन की तरफ मूव करोगे आप, तो आप लाइकन एंड मोस को करोगे। फिर उसके बाद आता है 21st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपलेंट। नेचुरल मॉस्किटो रेपलेंट के लिए ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के बहुत पहले क्वेश्चंस में आ चुका है, और ये मतलब कहीं पे ये आता है, मतलब पहले भी आ चुका है कहीं पे, मैंने ये देखा हुआ है। इसका आंसर है लेमन ग्रास। इसको गूगल सर्च करके आप करोगे ना, कुछ एक ग्रास का नाम लिखा होता है और स्लैश में एलिफेंट ग्रास होता है, वो एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट ग्रास होता है नेपियर ग्रास। ग्रास तो नेपियर ग्रास नहीं होती इसमें यूज़, लेमन ग्रास यूज़ होती है। इसका आंसर सी है। ये भी पी वाई क्यूज टाइप के क्वेश्चन से रिपीटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मैंने ही बोला था कि ट्रॉफिक लेवल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है इस बार, तो यहाँ पे क्या आया, प्राइमरी प्रोड्यूसर आ गया। एक और क्वेश्चन आया हुआ है उस पर, ट्रॉफिक लेवल का मैंने गैप बताया था, और इस बार भी गैप के क्वेश्चन आए हैं कई सारे। तो और इस बार स्टैटिक से पूछा है इस चीज़ को। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन ऑफ ओशन। अगर आपको गैप देखना है, एक बार मेरी प्रीवियस जो अपनी मैंने थीम एनालिसिस की उसमें जाकर देख लेना। मैंने साफ साफ बोला, एक तो 2013 में जैसे क्वेश्चन वैसे करने हैं, और ट्रॉफिक लेवल पिरामिड वगैरह को अच्छे से करके जाना। इस बार 4 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आया है। ओके, उसके बाद क्या है कि अपने को करना है, इनमें से क्या करना होता है, एक को चूज़ करेंगे हम। तो अब इसमें क्या है, पैटर्न के अकॉर्डिंग तो A1 और 2 होना चाहिए। अब 2 है अपना आंसर, यह साइनोबैक्टीरिया तो बिल्कुल जो ब्लूगिन एल्गी होती है वो होता है सी के अंदर, तो प्रोड्यूसर तो होते हैं ये, इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो 2 आंसर का पार्ट बनेगा। तो आंसर का पार्ट बनेगा, तो इन दोनों में से ही आंसर है। अब आपको या तो 1 करना है या 3 करना है। जब भी आप हल्का सा बेसिक जानते हो ना, डायटॉम्स क्या है, डायटॉम्स सी सरफेस के ऊपर रहते हैं उस चीज़ का, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। अब जब जब ट्रॉफिक लेवल और वो जो पिरामिड्स ऑफ ओशन देखते हो उसमें डायटॉम्स दिखता है, थोड़ा सा ही पता है आपको, तो आंसर सीधा बी आएगा। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन था, सब नहीं कर पाएंगे इसको, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद ये आएगा, ये वैसे ही पिछली बार जैसे एलिफेंट का क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है इसमें। अगर कोई बंदा अच्छे से इस चीज़ पे इंटरेस्ट रखता है ना, क्या चीज़ क्या है। अब जब भी आप देखोगे ना, पेंगोलिन को तो पता ही है सबको कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा है। इन दोनों में से आंसर आने के चांस है, और इन्वायरमेंट का है तो मैक्सिमाइजेशन की तरफ मूव करेंगे हम, ठीक है। टू रिड्यूस द चांस बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर, ये कर्ल या रोल अप होते हैं।
तो पेंगोलिन तो होता है, सबको पता है, स्केल्ड बॉडी होता है, कर्ल अप हो जाता है इस चीज़ का। तो 3 आंसर का पार्ट बनेगा, तो इन दोनों में से आंसर है। अब आपको पता है कि मरमोट का पता हो या ना हो कुछ फ़ायदा नहीं है, आंसर आपको पता है कि मरमोट का क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हैजहोग, अब ये हैजहोग का ना, अब ज़रा सा भी सर्च सर्च करेंगे, जो पीछे कांटे वगैरह होते हैं, या फिर फेसबुक पे भी वीडियोस आती है, पेट्स इसको रखते हैं लोग, क्यूट सा होता है या जो भी चीज़ है, या डिस्कवरी भी कभी भी देखते हैं हैजहोग को, तो ये कॉल करता है, ठीक है। तो 1 और 3 का पार्ट होगा। 3 आपको पता है, मैक्सिमाइजेशन की तरफ चूज करोगे, जैसे लाइकन आपको पता तो मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाओगे ना एनवायरनमेंट में, तो डी आएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली जाओगे। इन ये दे रखा है आपने, मिनिमाइजेशन से स्टार्ट करना है, तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो गलत हो सकती है, वो ढूंढनी है, ठीक है। अब देखोगे, इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन ये फैक्ट दे रखा है, क्या पता 2013 में हुई हो, 14 में नहीं हुई हो, ऐसे कुछ करके, तो गलत हो सकता है। अगर ये हटा तो मिनिमाइजेशन में रहेंगे हम। अभी आगे बढ़ते हैं, और इससे कोई वीक स्टेटमेंट है? अब क्या चीज़ है ये? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद इट एंडोर्सेज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग, ये देखो, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, ये जो चीज़ है ना लीगली बाइंडिंग, ये बहुत ही कुछ कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत वो लीगली बाइंडिंग है, जैसे क्योटो, वो भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो ये अपना ये क्या नाम है डिक्लेरेशन है, ज़्यादातर लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, तो इसको हटाने से बेटर है मैं इसको हटाऊंगा। अगर ये दोनों ही किसी स्टेटमेंट से हट रहे हैं वो देखते हैं फिर। 3 हटाया अगर मैंने, तो हमारा आंसर में, एक सेकंड दिख नहीं रहा, 3 हटाया मैंने, तो ये हटा, इन दोनों में से आंसर है 1, 2 और 4 में से, और 2, 5 में से। अब इसके बाद क्या है कि आपको, अगर आप ऑप्शन किस पे डिपेंड करता है आपका, 4 और 5 या 1। अब 1 तो फैक्ट है, अगर 1 को हटाओगे आप सीधा 2 और 5 में आओगे, और 5 और 2 और 5 और 4 को पढ़ो अब। इट इज़ एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है ये स्टेटमेंट का पार्ट हो सकता है, ये एलिमिनेट नहीं करोगे अभी, तो वैसे इसके चांसेस भी हैं और इसके चांसेस भी हैं। अब 5th को देखो, इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। अब इसको अगर पार्ट करते हो तो आंसर डी आएगा, और इसको नहीं करते हो तो ये आएगा। तो क्या चांसेस लग रहे हैं कि आप इंडिया जो है उसका वन ऑफ द उसमें रहेगा इंसेप्शन के टाइम पे या नहीं रहेगा, ये ही आपको वहाँ डिसाइड करना था। ये 2014 में हुई थी या नहीं हुई थी, और ये जनरल सी स्टेटमेंट है। अब ये जनरल की स्टेटमेंट जो है, अगर आप ये आंसर लगा रहे हो ना, तो आप ये देखो, आप पेपर में आपको इन दोनों में से करना है। मेरे को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट ना इस पे पहुंच गए होंगे, ए और डी में से। अब आपको देखना वहाँ पे कैसे माइंड को चलाना है। आप इस पे जाओगे कि 2014 को डिलीट कर देते हैं यार, अगर आप इसको डिलीट कर रहे हो तो आप इंक्लूड क्या कर रहे हो, ये कि भाई आप शॉर्टी से बोल रहे हो कि इंडिया वहाँ पे इंसेप्शन पे था, और आप एक्सक्लूड किसको कर रहे हो, इसको, जो जनरल सी स्टेटमेंट है। ये जो डिक्लेरेशन है फॉरेस्ट की, इसमें एंड गवर्नमेंट हो सकती है, बिग कंपनीज हो सकती है, इंडिजिनस कम्युनिटीज हो सकती है, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों में इंडिजिनस कम्युनिटी को वो लेते ही हैं। तो आप इसको हटा रहे हो, तो आप ये जस्ट इस फैक्ट को हटाने के चक्कर में इन दोनों को मतलब इसको हटा रहे हो, क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट को हटा रहे हो फैक्ट को हटाने के चक्कर में, और इसको लाने के चक्कर में आप इस स्टेटमेंट को हटा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि 5 को हटाओ और ए को लगाओ। अगर मैं पेपर में इसको देता तो ए को लगाता है इस चीज़ में। ऐसे भी आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा अगर आपको अटैम्प्ट करना है, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा फिर पेपर के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास 25, ये 25 क्वेश्चन बहुत सारे उसने डी ही दे रखा है। मैं इसमें बताता हूँ कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है। ये 2016, 17, 18 में न्यूज़ में आता रहता था मैग्नेटिक पार्टिकल पोल्यूशन। इतना ध्यान नहीं देते हम कि क्या चीज़ है, कि भाई कहाँ से निकलता है, बट अब लोग सोचते हैं कि भाई जो चीज़ दे दी ऑप्शन तो वहीं से निकलेगा। अब तुम इसको देखो क्या चीज़ है। इसने बोला है हम ना 25 तक ही इसको रखेंगे, क्योंकि टाइम जो है 38 मिनट्स होता है। नेक्स्ट उसमें अगले 25 का देंगे। मैग्नेटाइट पार्टिकल के बारे में बताया, सस्पेक्टेड टू, ठीक है, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड, एक तो होता है जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। पोल्यूटेंट्स जो है उस वो जनरेटेड है, कैसे जनरेट, कौन सा जनरेट करता है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स को, ठीक है।
सॉरी बीच में कॉल आ गया था, उसको वो कर रहा था। ठीक है, अब ये देखते हैं, इन पांचों में से बताना है। अब इसमें देखते हैं ब्रेक मोटर व्हीकल्स। ब्रेक मोटर व्हीकल्स, ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल में ना ड्रम ब्रेक्स होते हैं या कुछ करके उसके ऊपर ये ब्रेक्स होते हैं। अब ये जो ब्रेक्स है ना, इसमें अलॉयज होते हैं, किसके? आयरन के। तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, ब्रेक क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या होता है? मैटर के नैनो पार्टिकल्स भी निकलते हैं, और हीट के कारण भी मैटर बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन तो अवेलेबल है। तो एफ मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4, ये चीज़ होती है। ये बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है, बन सकता है, और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन सकता है। तो वन स्टेटमेंट का पार्ट, आंसर का पार्ट बनेगा। तो वन किस में? इसमें तो ये थ्री स्टेटमेंट हटा। उसके बाद सेकंड, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल। अब इंजन ऑफ मोटर व्हीकल में क्या है? इंजन किससे बनता है? आयरन से बनता है, बिल्कुल बनता है, आयरन के अलॉय से बनता है। तो वहाँ हीट है, हीट बिल्कुल है। तो हीट से क्या होता है? आयरन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर उसका जो सरफेस से अगर जा रहा है, कुछ भी हल्का सा भी जा रहा है उस चीज़ में, तो वो उसमें निकाल सकता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो टू भी आंसर का पार्ट बनेगा। तो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 तीनों में ही है। चलो ये तो आई आंसर। उसके बाद क्या है कि अपना है पावर प्लांट्स। 4 पे करेंगे। 4 डिसाइड करवा रहा है कि अपने को ए करना है, बी करना है या डी करना है। ठीक है, अब क्या है कि उसके अंदर अपने को 4 करना है। 4 क्या है? पावर प्लांट्स। अब इसमें ना कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि थर्मल पावर प्लांट नहीं लिखा। अरे यार, पावर प्लांट्स लिखा है, इसका मतलब पावर प्लांट्स, ऐसा नहीं बोला इसने सारे पावर प्लांट्स कि न्यूक्लियर नहीं। पावर प्लांट्स करते हैं, नहीं करते? कर सकते हैं। कौन से थर्मल पावर प्लांट्स कर सकते हैं? जहाँ क्यों क्यों कर सकते हैं? वहाँ हीट है, बिल्कुल है। वहाँ फ्रिक्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल फ्रिक्शन है। जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं उस पर अंदर आयरन यूज होता है, होता है। तो ये आंसर का पार्ट बनेगा। तो 4 आंसर का पार्ट बनेगा। 1 हटा, 1 हटा, और ये हम हटा चुके हैं बी। तो आंसर आएगा बी और डी में से। अब बात है यहाँ पे लोग आंसर डी लगा के क्यों आए हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका आंसर होगा बी, और इसको आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के उसमें देख लेना। अब ये लोगों ने क्या किया, इसने बोला माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स। एक तो इसको अगर आप डी को लगा रहे हो तो आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, और टेलीफोन लाइंस को इंक्लूड कर रहे हो। इसको तो 1% मान भी लो, लेकिन टेलीफोन लाइंस को अगर कैसे मानोगे इस चीज़ में? टेलीफोन लाइंस जो है ना, वो किससे बनती है? एक तो अंदर मटेरियल आयरन है, नहीं है। इस चीज़ के लिए ना अगर आप इसको रिसर्च भी करोगे ना, मैग्नेटाइट के लिए, मैग्नेटाइट पोल्यूशन के लिए कितना भी रिसर्च कर लो, मैग्नेटाइट पोल्यूटेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटाइट फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं। मैग्नेटाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेस मटेरियल शुड बी आयरन। सेकंड है हीट टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, मतलब हीट होनी चाहिए, या फिर इसको क्यू से रिजनेट। थर्ड है फ्रिक्शन। ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, या तो ये या फिर ये। और इसमें क्या है, ये जो टेलीफोन लाइन है इसमें से एक भी नहीं है। और इसको यूपीएससी ने जान के इसलिए डाला है बिकॉज जब भी आप टेलीफोन लाइंस की बात करते हो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उसका वो रहता है। तो यहाँ मैग्नेट टाइट है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ जाएगा, तो लोग इसको इंक्लूड करेंगे। मैं बता रहा हूँ, कहीं पे भी अगर टेलीफोन लाइन आप सर्च कर लो और मैग्नेटाइट पोल्यूशन से लिंक मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ये गूगल कर लो। तो ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। 5 को हटाते बी आ जाएगा। दूसरी बात, अब मैं अगर इसको बोलूँ कि 3 को भी मैं कैसे हटा रहा हूँ, 3 को भी कैसे हटा, अगर आप सर्च करते हो या फिर इसको पेपर के अंदर देखो ना, माइक्रोवेव कभी अगर देखा हो, उसके अंदर जो होता है कौन से सिरामिक्स होते हैं या कॉपर वगैरह कोई चीज़ होती है, आयरन का यूज़ होता है। दूसरा क्या है, वो सील्ड होता है, सील्ड। माइक्रोवेव हमेशा सील्ड रहता है। ठीक है। तीसरा, उसके अंदर माइक्रोवेव्स यूज होती हैं जो कि वाटर पार्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो अंदर बस वाटर को ही गर्म करती है, ना कि पूरे बर्तन को। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब भी आप इसका और भी डिटेल में सर्च करोगे ना, इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें मिलता है कि भाई जहाँ बर्निंग होती है ना, बर्निंग जैसे इसमें पावर प्लांट में बर्निंग है, फर्नेस में बर्निंग है, और आयरन के कंपाउंड्स हो, तो जो इसमें ओपन स्टोव्स है ना, ओपन स्टोव्स विद बर्नर्स, वो लिखा हुआ उसमें। यहाँ यूपीएससी ने ट्वीक करके माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम लिख दिया, हटा के अगर यहाँ लिखते ओपन स्टोव विद बर्नर्स, जो बर्नर होते हैं ना वो आयरन के बनते हैं कंपाउंड के, तो उससे क्या है, जब वो हीट के साथ होगा तो अंदर जो होम पोल्यूशन में ना ये मैग्नेटाइट पार्टिकल छोड़ते हैं, ये नहीं छोड़ते माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम। तो आप और पहली बात तो ये नहीं छोड़ते, इसने ट्वीक किया है। दूसरा क्या, अगर आप इसको इंक्लूड कर रहे हो तो आप टेलीफोन लाइन को भी इंक्लूड कर रहे हो, जबकि नहीं है टेलीफोन लाइन, वहाँ कॉपर है या ऑप्टिकल फाइबर है, वहाँ आयरन का यूज़ ही नहीं है टेलीफोन लाइन्स में। वहाँ टाइपर पोल्स की बात नहीं चल रही है, टेलीफोन लाइन्स की बात चल रही है, और पोल्स में भी एल्यूमिनियम वगैरह का यूज़ होता है। तो इसका आंसर 1 to 4 होगा।
नेक्स्ट ईयर इसको चेक कर लेना, मेरी वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। चलो यार अभी क्या करते हैं, 25 तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रही है कि भाई कैसे अप्रोच करना है, तो इसको कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। और इसमें मैंने बस ये टारगेट था कि आपको अप्रोच कैसे करना है। सी वो मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और ये सब चीज़ों का सारा एमलगमेशन करना है। मेरी पिछली सारी वीडियोज़ है ना, उसको एक क्वेश्चन के अंदर डालना है। और आप वही मैंने बार बार बोला था, देखो सारे टूल्स आपके पास हैं, कैसे उसको यूज करके आपको आंसर पे पहुंचना है, वो यार आपकी प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज प्लस में इस चीज़ को ऐसे हेल्प करेगा। हर चीज़ आपकी हर टाइम पे हेल्प नहीं करेगी। अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग जा रहे हो, सिर्फ पैटर्न पे लगा दिया कंफ्यूज हो गए, तो वो काम नहीं करता है चीज़ों में। आपको सब कुछ फिलोसफी भी समझनी, जानना क्या चाह रहा है। आगे वाली भी जो वीडियो है और मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, आपको और भी क्लियर होगा इस चीज़ में। ठीक है, चलो यार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।